जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो सभी फर्जी थे। उन्होंने 4 ऑफिसर को भेजा अरेस्ट करने के लिए दिल्ली। ये कह रहे हैं सैकड़ों पुलिसकर्मी आगे, वो लोकल पुलिस थी। इन्होंने वहां पे जो आधार कार्ड दिया वो भी फर्जी दिया। पवन खेड़ा जी ने सब कुछ सच बोला है तो उनको भागने की जरूरत ही नहीं है। नमस्ते। अभी हम आसाम के इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे अभी पवन खेड़ा अभी भाग भाग के वो हैदराबाद तक चले गए थे, तो अभी जनता की क्या राय है पवन खेड़ा के ऊपर और हेमंत बिस्वा के ऊपर पूछते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है अभी आसाम में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, जिस तरह का पवन खेड़ा जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए मीडिया के आगे, वो साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को चैलेंज दे दिया कि अगर हिम्मत है तो मेरे को अरेस्ट करके बताओ, मेरे को प्रूफ करके बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मतलब आप चीफ मिनिस्टर की वाइफ के ऊपर सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि इनके 3 देशों में नागरिकता है, इनकी वहां पे संपत्ति है, लेकिन जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो सभी फर्जी थे। यदि फर्जी नहीं होते, जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनके ऊपर एफआईआर वहां पे नोट करवाई, इनकी वाइफ ने, ये भागे भागे दिल्ली आए। उन्होंने 4 ऑफिसर को भेजा अरेस्ट करने के लिए दिल्ली। ये कह रहे हैं सैकड़ों पुलिसकर्मी आगे, वो लोकल पुलिस थी। वो इसलिए थी कि कहीं लॉ ऑर्डर ना बिगड़े, क्योंकि जब किसी नेता को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाएगी तो वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे करते हैं। तो इसलिए लोकल पुलिस का साथ लिया गया दिल्ली में। लेकिन ये निजामुद्दीन नहीं मिले, ये भाग के तेलंगाना में इनकी जो वहां पे सरकार थी वहां पर भी ये खेला खेल के इन्होंने वहां पे जो आधार कार्ड दिया वो भी फर्जी दिया। क्योंकि एक तरफ तो ये है खुद पवन खेड़ा जी, एक तरफ इनकी वाइफ का है, तो मिक्स करके इन्होंने जो दिया वहां पे उसके ऊपर। लेकिन यही बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं उन्होंने बताया, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ये रिप्लाई दिया कि हो सकता है जल्दी में आनंद फानन में कोई गलत डॉक्यूमेंट चला गया होगा। इसका मतलब ये मान रहे हैं। और यदि पवन खेड़ा जी ने सब कुछ सच बोला है तो उनको भागने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो उनके ऊपर जो बीएनएस की धारा 338 लगी है, उसके तहत क्या है, वो साजिशकर्ता के लिए होती है कि किसी को साजिश रचना किसी के खिलाफ। तो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो साजिश रची, जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स वहां दिखाए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इसके तहत मिनिमम 10 साल की सजा है। 10 साल से उम्र कैद बीएनएस 338 धारा के तहत बता रहा हूं आपको। तो इन्हें भी मालूम है पवन खेड़ा जी को, और ऊपर से उन्होंने ये बोल दिया कि पवन खेड़ा जी का पेड़ा बनाऊंगा मैं। वैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे हरियाणा में जलेबी बटी है ना, अब आसाम में पेड़ा बटेगा 4 तारीख के बाद। सर, ये बात तो पक्का है कि आसाम में बीजेपी जीतने वाला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है सर? पश्चिम बंगाल में पहली दफा, देखो हो सकता ममता, मुझे तो 50-50 लग रहा है, लेकिन पहली दफा इस तरह की हवा बनाने में कि सारे जो सर्वे हैं वो पक्ष में आ रहे हैं बीजेपी के भी, और वहां का मतदाता जो है ना वो खुलकर कुछ बोलता नहीं है। मुस्लिम मतदाता चाहे बोल देगा, लेकिन देखो वहां पे एक ये भी है, देखो 10% का गैप था दोनों में। अगर ये 10% का गैप जो है, असुद्दीन ओबीसी लड़ रहे हैं, अगर 2-3% वो वोट काट दे, 2-3% वो हिमायू कबीर काट दें, 2-3% जो है जो वहां से भाग गए बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या, 2-3% हिंदू जागृत हो जाए, तो वहां पे खेला हो सकता है बीजेपी पे पक्ष में। जब मैं 10% का गैप बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरी चिंता ये है कि जो पहले चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में इनके थे विधानसभा में 45 सांसद टीएमसी के, उसके पहले 26 थे, उसके पहले जो थे 13 थे शायद। तो वो भी संख्या जो है धीरे धीरे मुस्लिम विधायकों की वो बढ़ रही है, टीएमसी का के जो है नेता जो है। तो जी जो मुस्लिम भी वहां पे एकजुट हो रहा है, हिंदू जो है वो धीरे धीरे बोलते हैं ना, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। वो हिंदू जो है वो धीरे धीरे, अगर जो मैंने 10% का जो आपको बताया, यदि अच्छा फिर आरएसएस भी वहां पे कुछ महीनों से काम कर रही है हिंदुओं को जागृत करने का, यदि उसकी वजह से भी 2-3% का इम्पैक्ट आ गया तो ये 10% का आंकड़ा जो है वो फिलअप हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपनी चिंता क्या जताई कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे इस समय, जो उसकी वजह से वहां पे विधायकों की संख्या बढ़ी। मुस्लिम विधायकों की संख्या जो है वो हर विधानसभा चुनाव में बढ़ती ही आई है, और अगर उसी प्रक्रिया से और बढ़ गई, लेकिन इस दफा चांसेस कम भी लग रहे हैं। रीजन क्या है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्यों को जो ममता बानो ने उन्हें अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, जिसकी वजह से इनके विधायक कहीं पे 2000 वोटों से, कहीं 4000, कहीं 6000, कहीं सैकड़ों वोटों से ये जीत रहे थे। अगर जो माने
कि इतने लाखों जो घुसपैठिए थे, हमने ये भी देखा कि बॉर्डर्स पर किस तरह घुसपैठिया वापस भाग रहा था। वहाँ गांव के गांव खाली हो गए थे, लेबर नहीं मिल रही थी काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि यदि हमारी फेक डॉक्यूमेंट सामने आ गए तो हमारी जो संपत्ति है, जो बैंक अकाउंट है, कहीं वो ना फ्रीज हो जाए। तो उनका वो डर था, उसकी वजह से देखो अभी भी मामला 50-50 का। आपको लगता है अगर बीजेपी जीतेगा तो फिर ममता बनर्जी इनके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा देगा इनके ऊपर भी? देखिए वोट चोरी कैसे, मुझे बताओ। ये कांग्रेस पार्टी ने जो बोला वोट चोर गद्दी छोड़, मुझे बताइए लगभग 58 वर्षों से तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं है। 48 वर्ष हो गए हैं लगभग कि इनकी वेस्ट बंगाल में नहीं है। 40 वर्ष हो गए हैं इनकी बिहार में नहीं है। 38 वर्ष हो गए हैं इनकी यूपी में गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी। तो मोदी जी तो अभी आए हैं 14 साल पहले, और जब मोदी जी जीते हैं 2014 में, वही ईवीएम थी, यूपीए की सरकार थी, इन्हीं का अपना ही चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष थे वो भी इनके थे। उन्हीं के समय तो इतनी अधिक सीटें आई हैं। जो 2014 में जो सीटें ली हैं इन्होंने, उससे अगर कंपेयर करो तो 2024 में कम हुई हैं। तो वोट कम हुआ है, अगर वोट चोरी होती तो बढ़ता। और अब ये जो महिला आरक्षण बिल का जो मुद्दा आया सामने आपके पास, ये कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव को मद्देनजर रखकर इस तरह से महिला शक्ति वंदना जो अधिनियम है वो 2029 में लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वोटों की चिंता कर रहे हैं। यदि वो वोट चोरी कर लेते हैं तो फिर वोटों की चिंता करने की क्या जरूरत है। ओके सर। तो फिर अभी हमने आसाम के इलेक्शंस के बारे में बात किया और हमने बंगाल के इलेक्शंस के बारे में बात किया। दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने उठाया, जिससे मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।